स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका एक चैप्टर है प्राचीन भारत में शासन कला, तो इसके सेकंड लेक्चर को देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने कई सारी बातें की थी, यहाँ पर आप थोड़ा सा रिमाइंड भी कर सकते हैं नोट्स को देखकर। हमने हड़प्पा सभ्यता को हल्का सा देखा था, वैदिक काल को हल्का सा समझा था, फिर राज्य की मीनिंग को थोड़ा सा समझा था, ताकि हमें चैप्टर आप समझ में आ सके। तो ये कीवर्ड समझने के बाद हमने प्राचीन भारत में राजनीतिक संस्थाओं के ऐतिहासिक विकास को देखा था। तो काफ़ी बातें की थी हमने फर्स्ट लेक्चर में। और फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि राजा के ऊपर क्या सीमाएं होती हैं, कुछ बाउंडेशंस, कुछ लिमिटेशंस थी राजा की वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में। तो अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं सेकंड लेक्चर में राजशाही और राज्य शिल्प की उत्पत्ति का सिद्धांत। राज्य शिल्प और शासन कला में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ राज्य शिल्प और अगर मैं आपसे बोलूँ शासन कला, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों का मतलब होता है किसी भी देश का शासन चलाना, ठीक है। किस किस तरीके से किसी देश का शासन चलता है, दोनों का मतलब यही होता है। तो देखिए दोस्तों, जितनी भी बातें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग की जानी है वो सारी की सारी इस वीडियो में शामिल की गई हैं। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें। उम्मीद है आप वीडियो को पूरा देखेंगे। आप नए बैच के स्टूडेंट हैं तो मुझे लगता है कि आप बाई चांस ना देखें वीडियो को पूरा, इसीलिए मुझे बार बार कहना पड़ता है। बाकी जो आगे के सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो काफ़ी समझदार हों, वो पहले से ही मेरी वीडियो से परिचित हैं, तो वो पूरी ही वीडियोज़ मैक्सिमम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में राज्य नहीं था, जैसा कि 17वीं 18वीं शताब्दी में था। उसके पश्चात दार्शनिक व्यक्तिवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। यद्यपि कानून व्यवस्था को बनाए रखना राज्य के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक था। देखिए दोस्तों, नोट्स में थोड़ा गलती हो सकती है या था या का को, ऐसी थोड़ी सी गलती हो सकती है मात्राओं वगैरह की, बट कोई नहीं, जब मैं समझाऊंगा तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं रीड कर रहा हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। लोगों की सुरक्षा से अधिक या कम से कम उतना ही महत्वपूर्ण धर्म राजनीति की सामान्य अवधारणा का एक अनिवार्य पहलू था। राजा को पवित्र कानून का रक्षक माना जाता था और जिसका कर्तव्य धर्म को बढ़ावा देना, नैतिकता को प्रोत्साहित करना और शिक्षा को संरक्षण देना था। इसीलिए शतपथ ब्राह्मण एक आप ग्रंथ कह सकते हैं। ब्राह्मण, देखो यहाँ पे ब्राह्मण जाति का तो नाम है ही, ठीक है, बट जब हम पुराने स्त्रोतों की बात करते हैं कि प्राचीन भारत को पढ़ने के लिए क्या क्या स्त्रोत हैं, तो प्राचीन भारत को पढ़ने के लिए उपनिषद हैं, वैदिक ग्रंथ हैं, जैसे कि ऋग्वेद हो गया या दूसरे वेद हो गए, ग्रंथ हो गए, वो हैं। साथ में ब्राह्मण नाम का भी एक ग्रंथ है, ठीक है। तो ब्राह्मण के अंतर्गत कई सारे ग्रंथ हैं, तो एक ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, तो ये वही है, कंफ्यूज मत होना। इसमें इन्हें धर्मपति यानी कि राजा को धर्मपति कहा गया है या कहा जाता है। अभी सारी चीज़ें मैं कंक्लूड कर देता हूँ थोड़ा पढ़कर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताया जा रहा है कि प्राचीन भारत में ऐसा राज्य नहीं था जैसा कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में। देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही राज्य का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें राज्य का मतलब समझाया था। जो आधुनिक राज्य का मतलब हम समझते हैं, मतलब आज के टाइम पर जो राज्य का मतलब है ना, वो यूरोप में 16वीं शताब्दी के आसपास आया था। और इस राज्य का जो आधुनिक टाइम की अगर हम बात करें आज के टाइम पर, जो राज्य का मतलब है कि राज्य में क्या होती है, जो बाउंड्रीज होती हैं वो सीमित होती हैं। मतलब हम बाउंड्रीज को छोटा बड़ा नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब पहले क्या होते थे, पहले साम्राज्य होते थे और आधुनिक समय में हमने साम्राज्यों को राज्यों में बदल दिया। तो राज्य में क्या होता है, जो बाउंड्रीज होती हैं वो सीमित होती है, उनकी एक लिमिट होती है, उन्हें आप आगे बढ़ा नहीं सकते, उन्हें छोटा नहीं किया जा सकता। तो वो चीज़ें अलग हैं, ठीक है। और जो राज्य होता है आज के टाइम पर वो पूरी तरह स्वतंत्र होता है, संप्रभु होता है। ये राज्य की डेफिनेशन है, ये मान्यता है आज के टाइम की। तो 17वीं 18वीं शताब्दी में भी राज्य की वही अवधारणा थी जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ आज के टाइम पर। जो है 17वीं 18वीं शताब्दी में एक राज्य वही होता था जिसकी बाउंड्री लिमिट होती थी, जो पूरी तरह मतलब संप्रभु राज्य होता था। तो 17वीं 18वीं शताब्दी में जैसे राज्य हमें दिखाई देते हैं, प्राचीन भारत में वैसा राज्य नहीं था। जाहिर तौर पर ऐसी ही बात है, प्राचीन भारत में ऐसा राज्य नहीं था जैसा कि 17वीं 18वीं शताब्दी में राज्य की अवधारणा थी। हालांकि हमने उसे राज्य कहा है, प्राचीन जो ग्रंथ है उसमें हम राज्य ही कहकर बुलाते हैं और आप उसे साम्राज्य भी समझ सकते हैं। तो ये कोई बहुत छोटा सा पॉइंट है यहाँ पर, आप इसमें ज़्यादा मत फंसिए। अगर कोई कन्फ्यूज़न लग रही है तब भी आप इसको स्किप करो। अब जो हमारा मेन टॉपिक है इसमें वो ये है कि जो राज्य था ना, जो पहले जो प्राचीन भारत में जो राज्य था, हालांकि आधुनिक समय में अब आप राज्य की डेफिनेशन देखोगे तो आप कहोगे कि अब सर प्राचीन भारत में तो राज्य थे ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, जो भी राज्य थे, जो भी साम्राज्य थे, हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, प्राचीन भारत में।
तो प्राचीन भारत में जो भी साम्राज्य थे, राज्य थे, जैसे कि मगध साम्राज्य हो गया या अवंती, कौशल, ये तो हम इनके बारे में तो हम काफ़ी जानते हैं। तो ये जो साम्राज्य थे, राज्य थे प्राचीन भारत में, या दूसरे जो वैदिक काल के टाइम पर जो भी छोटे छोटे राज्य थे, अगर हम उनकी बात करें तो प्राचीन भारत में जो स्टेट होता था, जो राज्य होता था, उसका मुख्य काम था कानून व्यवस्था बनाए रखना। ये राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता था। अब कन्फ्यूज़न बिल्कुल मत रखो, सिंपल है कि प्राचीन भारत में जो सरकार थी, जो राज्य था, उसका मेन कार्य, जो राजा था उसका मेन कार्य कानून व्यवस्था को बनाए रखना था। ठीक है। इसके बाद जो लोगों की सुरक्षा थी, ये एक बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस थी। प्राचीन भारत में जो राज्य था, जो राजा वगैरह थे, जो सरकार थी उस समय, उसमें लोगों की सुरक्षा पर ज़्यादा बल दिया जाता था, और जो धर्म था वो राजनीति से जुड़ा हुआ था। अभी इसे समझ लेंगे। और जो राजा था उसे पवित्र कानून का रक्षक माना जाता था, मतलब राजा को कानून का रक्षक माना जाता था, जिसका कर्तव्य धर्म को बढ़ावा देना था, नैतिकता को प्रोत्साहित करना था, शिक्षा को संरक्षण देना था। अब देखिए दोस्तों, जो राजा है उसको काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई थी प्राचीन भारत के राज्यों में। वैसे वैदिक काल में हम देखते हैं कि राजा के ऊपर कुछ बाउंडेशन थी, राजा की जो शक्तियाँ थी वो लिमिटेड थी, लेकिन वैदिक काल में भी और फिर उसके बाद जैसे जैसे राजशाही का सिद्धांत प्रबल होता जाता है, राजतंत्र विकसित हो जाता है, राजा ही सब कुछ बनकर रह जाता है, मतलब राजा ही सब कुछ होता है किसी भी राज्य का। और राजा जो था प्राचीन भारत में वो धर्म से बंधा हुआ था। मतलब ये कि अगर कोई क्वेश्चन करे कोई बच्चा कि सर क्या प्राचीन भारत में जो राजा था क्या वो कुछ भी कर सकता था, जनता उसे रोक नहीं सकती थी, क्या राजा सर्वोच्च था, सारी शक्ति राजा के पास थी? जी हाँ, राजा के पास प्राचीन भारत में सारी शक्ति थी और राजा कुछ भी कर सकता था, लेकिन राजा के ऊपर भी कुछ नियंत्रण थे। कैसे? अब राजा को कोई व्यक्ति तो नियंत्रित नहीं करता था, कोई व्यक्ति का नियंत्रण राजा के ऊपर नहीं था, राजा सर्वोच्च था अपने क्षेत्र में, लेकिन राजा से भी ऊपर एक चीज़ थी, वो था धर्म। यहाँ इसको बात को समझो। देखो, सबसे ऊपर राजा था, लेकिन राजा के ऊपर भी एक चीज़ थी, वो था धर्म। अब और धर्म क्या है ये कौन बताएगा? धर्म बताएंगे ब्राह्मण, मंत्री वगैरह जो थे, मंत्री ही ब्राह्मण बनते थे, इसलिए मैंने ब्राह्मण का नाम डायरेक्ट ले लिया। तो मतलब ये कि हर राजा को अपना शासन धर्म के अनुसार चलाना पड़ता था, और धर्म क्या है ये बताने के लिए जो मंत्री वगैरह होते थे, जो प्रमुख व्यक्ति होते थे, राजा को जो सहयोग देते थे, वो बताते थे कि आपका धर्म ये है। तो इस तरह राजा धर्म से बंधा होता था प्राचीन भारत में। प्राचीन भारत में कब? उत्तर वैदिक काल के आसपास की बात कर रहा हूँ। उत्तर वैदिक काल के बाद जो शुरुआती जो काल टाइम पीरियड रहा था उसकी बात की जा रही है। जब मगध साम्राज्य वगैरह के नाम आते हैं, ये जो प्राचीन भारत था उस टाइम पर हम बात करें, तो ये माना जाता था कि जो राज्य है वो धर्म से, जो राजा है वो धर्म से बंधा हुआ है, और धर्म के अकॉर्डिंग ही राजा अपना काम करेगा। इसीलिए राजा को कई सारे कर्तव्य दिए गए थे। ठीक है। और राजा को एक ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, इसके अंतर्गत धर्मपति कहा गया है, यानी कि धर्म का पालन करने वाला कहा गया है। धर्म का दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रही है, अभी मैं आगे भी बात कर लूँगा उसकी। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और बताऊंगा यहाँ पे थोड़ा सा। देखो दोस्तों, धर्म ही सब कुछ था प्राचीन भारत में। ठीक है। धर्म जो था वो मार्गदर्शन देता था राजा को, कि राजा को ऐसे ऐसे शासन चलाना है। लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि जैसे कि बहुत सारे राजा आए जिन्होंने अपनी मनमानी करने की भी कोशिश की। ऐसा नहीं है कि धर्म ही सब कुछ, उन्होंने धर्म का पूरी तरह पालन किया, वो अपवाद स्वरूप उन्होंने धर्म को तोड़ा भी, कई राजाओं ने। ठीक है। ऐसा नहीं कि अनिवार्य था, लेकिन फिर भी एक अच्छे राजा के लिए नैतिक रूप से कई सारे ग्रंथों में यही लिखा गया था कि राजा को धर्म के अनुसार कार्य करना पड़ता था। और कौटिल्य हो गए या दूसरे जो पुराने जो दार्शनिक थे, मनु या मनुस्मृति वगैरह में हम पाते हैं, कौटिल्य और महाभारत में भी हम पाते हैं कि अगर राजा धर्म के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा तो जनता को अधिकार था कि वो राजा के विरुद्ध विद्रोह कर सकती थी या राजा को हटा सकती थी। महाभारत में तो ये भी कहा गया है कि अगर राजा धर्म के अनुसार काम ना करे तो उसको मतलब मार डालना चाहिए या उसके खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए। कौटिल्य ने कहा कि राजा को कर देना बंद कर देना चाहिए अगर राजा धर्म के अकॉर्डिंग काम ना करे। तो बहुत सारी राजा के ऊपर बाउंडेशन धर्म के नाम पर लगाई गई थी। ठीक है। वैसी कोई लिमिटेशन नहीं थी, सिर्फ धर्म बहुत बड़ी चीज़ थी, बस यही मैं आपको बता रहा हूँ। प्राचीन भारत में राज्य राजा के साथ खुद को व्यक्त करता था। इस प्रकार राजा राज्य का व्यक्तित्व था। मतलब ये कि राजा कह लो या राज्य कह लो, दोनों का मतलब पहले एक था। ठीक है। जैसे कि आज भारत, अब भारत को हमें अगर बताना है तो हम किसका नाम लेंगे? बताओ, किस प्राइम मिनिस्टर का नाम लें? तो किसी का भी नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र है। लेकिन नहीं, पहले क्या था, राजा और राज्य में कोई अंतर नहीं समझा जाता था। मतलब ये अगर भारत है तो अशोक कह लो,
तो समझ जाएंगे सब ये भारत है, ठीक है। या कोई दूसरे राजा का नाम ले लो तो वो समझ जाएंगे कि वो उस देश का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि अगर राजा हार जाएगा तो राज्य खत्म हो जाएगा, वो तो राजा ही सब कुछ था और राजा के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलता ही था वैसे भी। तो इसीलिए राज्य और राजा में कोई अंतर नहीं समझा जाता था, राजा राज्य का व्यक्तित्व था। राज्य की उत्पत्ति सभी प्राचीन लेखन में राजशाही की उत्पत्ति से निकटता से संबंधित है, चाहे वह मनु का दिव्य मूल का सिद्धांत हो, कौटिल्य का सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत हो। राजत्व, यहाँ थोड़ा गलत लिखा है, राजत्व होगा, आगे की मात्रा नहीं आएगी। राजत्व की उत्पत्ति के संबंध में वर्मा का मानना है कि वैदिक काल में परिवारों, जनजातियों, कुलों और गांवों को राष्ट्र या राज्यों में एकीकृत करने की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में उत्पन्न हुआ था। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो राज्य है ना, थोड़ा सा अलग तरीके से समझाता हूँ। पहले बताता हूँ मनु कौन है और ये कौटिल्य कौन है। कौटिल्य को वैसे आप जानते हैं, मनु को समझो। देखो, जब हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करते हैं ना, जब आप विचारकों के पढ़ेंगे ना, जैसे कि देखो, जब हम वेस्ट यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में हमें बहुत सारे दार्शनिक देखने को मिलते हैं, फिलोसफर, जैसे कि अरस्तु हो गया, जिसे एरिस्टोटल कहते हैं, प्लेटो हो गया। ये हमें बहुत पुराने दार्शनिक देखने को मिलते हैं और हम सारी बातें फिर यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं, तो जब भारत की बात आती है तो भारत में भी तो कोई फिलोसफर्स थे, दार्शनिक थे। भारत में भी तो बहुत सारे दार्शनिक रहे थे। तो भारत में भी जब सबसे प्राचीन दार्शनिक की बात की जाती है ना, तो उनमें मनु का नाम आता है सबसे पहले मनु का नाम आता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मनुस्मृति से जुड़ा है। आपने मनुस्मृति का नाम सुना होगा। आपने सुना होगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को जला दिया था। मनुस्मृति एक किताब समझ लो आप, जिसमें बहुत सारी बातें लिखी थी, वर्ण व्यवस्था से संबंधित बातें लिखी थी, बहुत सारे मतलब सामाजिक नियम वगैरह लिखे थे, समाज के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो मनु और मनुस्मृति दोनों को आप एक साथ लेकर चलिए। नॉर्मली ये माना जाता है कि मनु ने मनुस्मृति की रचना की है। आप भी बस ये मानो कि मनु एक व्यक्ति हैं। हालांकि इस बात को लेकर विवाद है, क्योंकि मनुस्मृति लगभग कई सौ सालों में पूरी तरह लिखी गई है और फिर लोग कहते हैं कि एक इंसान कई सौ साल कैसे जी सकता है। तो बहुत सारे विवाद हैं। कई लोग मानते हैं कि मनु का मतलब एक समूह है, एक व्यक्ति है, वो बात अलग है, आपके लिए वो नहीं है। आपको बस इतना मानना है कि मनु एक व्यक्ति हैं, एक लेखक हैं, जिन्होंने मनुस्मृति लिखी है। अब मनुस्मृति के अंतर्गत मनु ने एक सिद्धांत दिया है, दिव्य मूल का सिद्धांत। अब ये क्या है, इसके अलावा अभी इसको होल्ड पर रखो। इन्होंने एक सिद्धांत दिया है, दिव्य मूल का सिद्धांत, इसको होल्ड पर रखो। अब आते हैं कौटिल्य का। तो कौटिल्य प्राचीन भारत के एक विचारक रहे, प्रमुख विचारक। कौटिल्य को हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इनके दूसरा भी नाम रहा है, विष्णुगुप्त भी कहते हैं इन्हें। तो ये कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, ये एक ही व्यक्ति थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है। अब इन्होंने एक बुक लिखी थी, अर्थशास्त्र क्या लिखी थी, इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी मत कहना, ठीक है। इंग्लिश में भी अर्थशास्त्री बोलेंगे इसको। अब यहाँ पे समझो, कौटिल्य ने जो बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, उसका वास्तविक मतलब था राजनीति शास्त्र। क्या, राजनीति शास्त्र। इन्होंने कौटिल्य ने की अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमी नहीं है, ठीक है, राजनीति शास्त्र ही है। उसमें राजनीति से संबंधित ही बातें बताई गई हैं। अब कौटिल्य आपको समझ में आया। अब कौटिल्य ने अपनी किताब में सामाजिक अनुबंध की बात की है, इसे समझो। मनु ने अपनी किताब में दिव्य मूल के सिद्धांत की बात की है और कौटिल्य ने सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत की बात की है। अब ये दोनों हैं क्या, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे समझो। देखो, मनु ने अपने मतलब दिव्य मूल का सिद्धांत बताया। इसमें मनु ने कहा है, कई सारी बातें बताई हैं कि किस तरह से राजा की उत्पत्ति हुई। अब मैं सिंपल भाषा में बात कर रहा हूँ, आपको ज़्यादा समझना नहीं है, इसीलिए नॉर्मल चीज़ें आपको बस बता रहा हूँ। मनु ने दिव्य मूल के सिद्धांत के अंतर्गत राजत्व की उत्पत्ति की बात की है। राजत्व की मतलब राजा के सिद्धांत की उत्पत्ति कैसे हुई, ये हमें मनु ने अपने मूल सिद्धांत में बताया है। मनु कहते हैं कि देवताओं के अंशों से मिलने से, जब देवताओं ने अपना मतलब जो राजा है उसकी उत्पत्ति देवताओं के द्वारा की गई थी। जब जनता परेशान थी, जनता ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हमारे लिए राजा का चुनाव कीजिए, तब जाके राजा भगवान के द्वारा बनाया जाता है। ये मनु बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर बस आप इतना समझो, ठीक है। दिव्य मूल के सिद्धांत में ये बताया जाता है कि मनु ने ये बताया कि राजत्व की उत्पत्ति कैसे होती है, राजा के सिद्धांत की उत्पत्ति जब जनता प्रार्थना करती है, रिक्वेस्ट करती है तो भगवान के द्वारा राजा की उत्पत्ति की जाती है। अब यहाँ पे
कहा गया है कि जो मनु हैं उन्हीं को राजा चुन लिया गया था। ये भी कहा जाता है कि जो मनु हैं उनको जनता ने अपना राजा चुन लिया था और उनको कहा था कि हम आपको टैक्स यानी कि कर वगैरह देंगे, हम अपने अपनी कमाई का इतना हिस्सा आपको देंगे, अपने उत्पादन का इतना हिस्सा देंगे। तो ये भी कहा जाता है इस सिद्धांत में कि मनु को राजा चुना गया था। इसकी पुष्टि करते हैं कौटिल्य। अब कौटिल्य पर आते हैं, यहाँ पे हमने इसे समझ लिया, ठीक है। अब कौटिल्य पर आएंगे तो कौटिल्य अपने सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत में हमें बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से राजा के सिद्धांत की उत्पत्ति हुई। तो कौटिल्य कहते हैं कि जनता बहुत परेशान थी, मात्स्य न्याय का सिद्धांत पूरे विश्व में, पूरे मतलब धरती पर चल रहा था। मात्स्य न्याय का मतलब होता है बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती है। जब कोई राज्य नहीं था, जब कोई सरकार नहीं थी, कोई राज्य साम्राज्य नहीं था, तो एक बलशाली मनुष्य जो एक बलशाली मनुष्य था, वो कमज़ोर मनुष्य को तंग करता था, उसको लूटता था और उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा वो खुद अपने पास रख लेता था। या एक तरह से ये कहा जाए कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती थी, मतलब हर व्यक्ति परेशान था। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जनता परेशान हो जाती है, जनता असुरक्षित होती है और फिर वो भगवान से निवेदन करती है और भगवान मनु को आगे रखते हैं और फिर जो जनता होती है वो मनु को अपना राजा चयनित या चुन लेती है, ठीक है। कौटिल्य भी इस बात की पुष्टि करते हैं। तो अपना राजा चुन लेती है मनु को। तो इस तरह राज्यत्व के सिद्धांत की उत्पत्ति हो जाती है। फिर जनता टैक्स वगैरह देती है, कर वगैरह मनु को देती है ताकि मनु उनकी रक्षा कर सके। तो यही नॉर्मली सिद्धांत माना जाता है। भारतीय कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि इस तरह से राजत्व की सिद्धांत की उत्पत्ति होती है। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जितनी भी सिद्धांत की बात की गई है राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत की, वो राजशाही है उसमें, ठीक है। राजतंत्र की ही बात की गई है, डेमोक्रेसी वगैरह की बात इतनी ज़्यादा नहीं मिलती और शुरुआत में तो हमें राजशाही देखने को ही मिलती है, डेमोक्रेसी हमें नहीं मिलती देखने को। डेमोक्रेसी की बात तो बौद्धिक काल में हमें गणतंत्र के रूप में अलग से मिलती है, वो चीज़ अलग है। राजत्व की उत्पत्ति में, ठीक है। और वैदिक काल में परिवारों, जनजातियों, कुलों और गांवों को राष्ट्र राज्य में एकत्रित करने की प्रक्रिया। फिर जो ये वैदिक काल आता है दोस्तों, वैदिक काल में हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये जो लोगों का जो परिवार वगैरह होता है, जो कबीले वगैरह होते हैं, गांव वगैरह होते हैं, उनका आकार बढ़ता जाता है और वो फिर राष्ट्र या राज्य के रूप में एकीकृत हो जाते हैं, वो थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, तो राज्य बन जाता है और राजशाही का सिद्धांत प्रबल हो जाता है। यहाँ तक अभी हमने समझ लिया। वैदिक साहित्य में राज्य की संस्था का उल्लेख मिलता है। रामायण राज्य की उत्पत्ति के साथ साथ संस्था को संदर्भित करती है। एक संप्रभु के बिना एक राज्य, पानी के बिना एक नदी की तरह है, वनस्पति के बिना एक जंगल, एक चरवाहे के बिना एक गाय। राजा अपने लोगों को धार्मिकता के मार्ग पर ले जाता है, उनका मार्गदर्शन करता है। वह अपने विषयों और उनके लाभार्थियों के माता पिता हैं। राजा अच्छे और बुरे को समझता है, अपने राज्य की रक्षा करता है। अब देखो यहाँ पर राजा की इम्पोर्टेंस बताई जा रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर किसी राज्य का कोई संप्रभु का मतलब सर्वोच्च व्यक्ति नहीं होता, तो वो बिना पानी के नदी है। मतलब आप खुद सोचो, बिना पानी के कोई नदी हो सकती है? तो यहाँ पर राजा की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है कि वनस्पति के बिना जंगल, पेड़ पौधों के बिना कोई जंगल हो सकता है? और उसी तरह हालत हो जाती है जहाँ पर जिस राज्य में कोई राजा नहीं होता, उसकी हालत कुछ ऐसी होती है, बिना पानी के नदी, वनस्पति के बिना जंगल, एक चरवाहे के बिना गाय। अब खुद सोचो, एक गाय है, अब जिसका कोई मालिक ही नहीं है, तो वो गाय कैसी होगी? वो बेकार हो जाएगी, ठीक है। गाय की इंपॉर्टेंस तभी जब उसके साथ एक चरवाहा हो, ठीक है। राजा अपने लोगों को धार्मिकता के मार्ग पर ले जाता है। जो राजा होता है वो अपने लोगों को, देखो दोस्तों यहाँ पर ना, राज्य के अंतर्गत एक राजा की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, उसको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं इस वाले पैराग्राफ में। और जो राजा है उसकी काफ़ी अहमियत है। राजा अपने लोगों को धार्मिकता के मार्ग पर ले जाता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जो धार्मिक चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा अहम इम्पॉर्टेंट हैं प्राचीन भारत में। धर्म ही सब कुछ था, धर्म से ही हर चीज़ चलती थी। यहाँ पर आप इस्लाम, हिंदू या सिख धर्म लेकर मत आना। यहाँ पर धर्म का मतलब अलग चीज़ आ जाता है। थोड़ा बहुत धर्म है, हिंदू धर्म की चीज़ें इसमें शामिल हैं थोड़ी बहुत, लेकिन क्या नैतिक भावना, यहाँ पे कर्तव्य शामिल हैं धर्म में, ठीक है। आज के जो हम धर्म की जो माइंड सेट है हमारा, वो चीज़ नहीं है यहाँ पर धर्म में यहाँ पर कर्तव्य शामिल हैं। तो धर्म ही सब कुछ था उस समय। जैसे कि मेरा धर्म पढ़ाना है इस समय, तो इस तरह का कुछ धर्म प्राचीन काल में माना जाता था। तो राजा प्रजा की रक्षा करता है, ये सारी चीज़ें कहकर राजा की काफ़ी इंपॉर्टेंस बताई गई है प्राचीन भारत में। अब यहाँ पे थोड़ा सा मनु को बात करते हैं, मनु की।
मनु और कौटिल्य की। मनु और कौटिल्य ने सप्तांग अपने जो भी उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं उसमें उन्होंने सप्तांग में राज्य के 7 अंग, सब देखो दोस्तों, मनु कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया है। अब ये क्या है इसको समझो। अर्थात राज्य 7 अंगों का संगठन है। एक राजा, अमात्य, कोश, जनपद, मित्र, दुर्ग और दंड। दोस्तों सबसे पहले आप इसे रिलेट करो अपने चैप्टर से। चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह का राजशाही का सिद्धांत रहा है, प्राचीन भारत में राज्य शिल्प यानी कि शासन कला किस तरह की रही है। तो उसी से इसे रिलेट करो, संबंधित इसे करो। देखो प्राचीन भारत में मनु कौटिल्य ही प्रधान रूप से हम इन्हें ही पढ़ते हैं, और इन्होंने जो भी कुछ बताया है, सिद्धांत वगैरह दिए, तो उनको भी हम ऐड कर रहे हैं प्राचीन भारत को, भारत में राज्य शिल्प को, राज्य शासन कला को समझने के लिए। अब इनके द्वारा सब राज्य को चलाने के लिए या राज्य के बारे में कुछ बातें करने के लिए इन्होंने कुछ सिद्धांत दिया है राज्य के लिए, एक जिसे हम सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। इसे हल्का सा समझना है हमें, ज़्यादा समझ गहराई में इसे नहीं जाना है हमें इसमें। अब इन्होंने सप्तांग सिद्धांत में कहा है कि जो एक राज्य होता है ना, एक जो स्टेट होता है, मान लीजिए एक स्टेट है तो उसमें 7 अंग होते हैं। मान लो एक स्टेट है, स्टेट कोई सा भी नाम हो स्टेट का, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टेट है, तो उसके 7 अंग होते हैं और वो 7 अंगों से ही वो स्टेट या वो राज्य चलता है। अगर एक भी अंग उसका खराब हो जाए तो वो राज्य नहीं चलेगा। तो कहा गया है कि जो पहला अंग है वो है राजा। यहाँ पर ना इसे एक इंसान के रूप में व्यक्त किया है, जो राज्य है ना उसे एक इंसान के रूप में व्यक्त किया है। इसमें कहा गया है कि जो सबसे पहले एक राजा होता है, जिस जो आप सिर भी समझ सकते हैं, इसे एक इंसान का सिर होता है जैसे, तो राजा क्या है, अपने राज्य का सिर है। इसके बाद अमात्य आते हैं, अमात्य में मंत्री है, मंत्री राज्य की आंखें होते हैं। इसके बाद कोश, कोश मतलब धन, धन क्या होता है, राज्य के धन, राज्य का मुख बताया गया है इसे। इसके अलावा जनपद, जनपद मतलब वो जगह, वो प्रजा, वो जमीन जहाँ पर आप, जहाँ जो राज्य है उसकी जमीन, उसकी प्रजा, तो जनपद आते हैं। मित्र, मित्र में जो राजा की दोस्त हैं तो वो आते हैं इसमें, और इन्हें राजा, राज्य का कान भी कहा जाता है। इसके अलावा दुर्ग, दुर्ग मतलब जो, दुर्ग मतलब एक राज्य की बाहें, वैसे तो किला होता है नॉर्मली, ठीक है, राज्य की बाहें मतलब कहाँ कहाँ तक राज्य फैला है। अभी मैं इसे समझा देता हूँ थोड़ा। और इसके बाद आता है दंड, दंड मतलब कि किस तरह से एक शासन प्रणाली में सभी चीज़ों को व्यवस्थित किया जाता है, और दंड की प्रक्रिया यानी कि कोई भी क्राइम वगैरह होने पर किस तरीके से अपराध करने पर दंड दिया जाता है, तो ये उससे संबंधित है। तो कौटिल्य और मनु ने अपने सिद्धांतों में इसकी बात की है, हालांकि थोड़ा बहुत अंतर है दोनों के सिद्धांतों में, बट फिर भी यहाँ पे हमें हल्का सा समझना था। तो इन्होंने कहा है कि एक राज्य जो होता है प्राचीन भारत में, इन्होंने कहा है कि जो राज्य है वो 7 अंगों से बना होता है, 1 2 ये 3 यहाँ पे ये दिए हैं, ये 7 अंगों से वो बना होता है, और इन्हीं से एक राज्य चलता है। अगर इनमें से कोई भी खराब हो जाए तो एक राज्य नहीं चलेगा। इन्होंने इसको एक इंसान का रूप दिया है कौटिल्य ने कहा है जैसे कि ये राजा जो है वो सिर होता है अपने राज्य का, ये जो अमात्य होते हैं वो राज्य की आंखें होते हैं, ठीक है, ये मंत्री जो है वो राज्य की आंखें होते हैं। कोश राज्य की एक तरह से ताकत कह लो, बाहें हो, या क्या बताया था मैंने, मुख, मुख होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंसानी रूप दे दिया है, इनके एक शरीर, इंसान के शरीर का इसको रूप दिया गया है। तो यही था सप्तांग सिद्धांत। इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। बट हाँ, इतना यकीन मान लो कि अगर आप ये वीडियो पूरी देख रहे हो ना, तो आपको जो आगे के सेमेस्टर है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा सभी चीज़ों को समझना, क्योंकि आप बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें भी समझ ले रहे हो। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौटिल्य ने सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की वकालत की है। उनका कहना है कि राज्य की उत्पत्ति तब हुई जब लोग मछली के कानून, मत्स्य न्याय, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ा दिया, में थक गए। लोगों ने मनु को अपना राजा चुना। वह बताते हैं कि राजा को अनाज का 6ठा हिस्सा और माल का 10वां हिस्सा और सोने का 10वां हिस्सा उसके उचित हिस्से के रूप में मिलना चाहिए। इस प्रकार एकत्र किया गया राजस्व राजा को प्रजा की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने में सक्षम बनाएगा। तो मैंने ये वाली चीज़ आपको समझा दी पहले, और यहाँ पे फ़ायदा हो गया कि कौटिल्य ने अपने सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत में बताया कि किस तरह से राजतंत्र की उत्पत्ति हुई, एक राज्य अस्तित्व में आया। किस तरह से राज्य अस्तित्व में आया, तो राज्य अस्तित्व में आता है जब लोग परेशान हो जाते हैं अपने अपने माहौल से। लोग बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि मत्स्य न्याय लागू होता है। मत्स्य न्याय में क्या होता है, बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को सताता है, ठीक है, दुख देता है। देखो दोस्तों, जाहिर सी बात है, जब सरकार नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, कोई पुलिस नहीं होगी, तो अमीर व्यक्ति या जो मतलब ताकतवर व्यक्ति है वो छोटे व्यक्ति को लूटेगा, परेशान करेगा। तो यही सिद्धांत था उस समय। और फिर जब सब परेशान हो जाते हैं तो फिर मनु को वो राजा
चुन लेते हैं। जो लोग होते हैं वो मनु नाम के व्यक्ति को अपना राजा चुनते हैं, ये कौटिल्य ने बताया। ठीक है, और मनु को वो लोग अपना अपना जो भी वो कमाते थे, जो भी मतलब उत्पादन करते थे, सोना चांदी भी जो भी तो उनके पास था, हर चीज़ का वो अपना उनका टैक्स देते थे। ठीक है, कर या हिस्सा देते थे, ताकि जो राजा है वो इस राजस्व से प्रजा की सुरक्षा कर सके, भलाई कर सके प्रजा की। कौटिल्य राजशाही राज्य कौटिल्य का जो राज्य है वो राजशाही है, क्योंकि वह राज्य के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए एक मजबूत और शक्तिशाली सम्राट की स्थापना करना चाहता था। और फिर भी वह राजा राजा से रीति रिवाजों, धर्म और नैतिकता की रक्षा करने की मांग करता है। हालांकि धर्म की रक्षा कौटिल्य के अनुसार राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अब देखो, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कौटिल्य ने अपना जो सिद्धांत दिया है, राज्य का सिद्धांत, जिसमें कौटिल्य ने बताया है कि किस तरह से एक राज्य को चलाया जाना चाहिए, किस तरह से राज्य को चलाया जाना चाहिए, राजा के क्या कर्तव्य हैं, प्रजा को क्या चीज़ें अपनानी चाहिए। तो कौटिल्य ने जो भी सिद्धांत दिया है उसमें राजतंत्र की बात की है कौटिल्य ने। ठीक है, कौटिल्य ने भी राज्य को, स्टेट को, देश को राजशाही के ही रूप में देखा है। जब जब मैं राज्य बोल रहा हूँ तो आप देश भी समझ सकते हैं। ठीक है, वैसे देश कहना नहीं, बट आप साम्राज्य या देश भी समझ लो। तो कौटिल्य ने राजतंत्र के रूप में ही एक राज्य की बात की है, और कौटिल्य यही कहता है कि जो राजा है उसे लोगों की संपत्ति, लोगों के जीवन की रक्षा करनी चाहिए, और इसीलिए वो एक मजबूत राज्य की बात करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर जो कौटिल्य है ना, वो नैतिकता की भावना वैसे तो मांग करते हैं कि जो राजा है वो रीति रिवाजों और धर्म और नैतिकता के अनुसार चलेगा। ठीक है, ये मांग करते हैं कौटिल्य, लेकिन कहीं कहीं पर ना कौटिल्य राज्य की रक्षा पर ज़्यादा बल देते हैं कि राज्य की रक्षा जरूरी है, भले ही नैतिक भावना को भी थोड़ा कम करना पड़े तब भी। फिर भी धर्म की रक्षा ही ओवरऑल इनका भी मानना था कि धर्म की रक्षा होनी चाहिए, धर्म के अनुसार ही राजा को कार्य करना चाहिए। बट कहीं कहीं पर राज्य की रक्षा के लिए, स्टेट की रक्षा के लिए धर्म को भी थोड़ा सा परे रखना पड़े, धर्म के सिद्धांत को, तो वो रख देना चाहिए, ऐसा कौटिल्य का मानना था। स्वच्छता का सिद्धांत स्वच्छता का पहलू कौटिल्य की आंखों से बच नहीं पाई। कौटिल्य के अनुसार गांव और शहरों को योजना के अनुसार बनाया जाना था। प्रत्येक घर में एक डंगहिल और एक निकास होना चाहिए। सड़कों पर कूड़ा फेंकना अपराध था। शव को सड़क पर फेंकना एक गंभीर अपराध, और अनाज, तेल, क्षार, नमक, दवा में मिलावट दंडनीय अपराध था। तो कौटिल्य ने कई सारी चीज़ें बताई उस समय की, और अपने बुक में भी उसने कई सारी चीज़ें लिखी कि जो स्वच्छता है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। स्वच्छता को लेकर कई सारे कानून भी बनाए गए थे उस प्राचीन भारत में जो राज्य थे उसमें, और कौटिल्य ने सलाह के रूप में भी कई सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, आप ये मत सोचना कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट लागू थी प्राचीन भारत में, नहीं। उस टाइम पर एक आदर्श रूप में यही माना जाता था कि कौटिल्य ने जो बातें बताई हैं या मनु ने जो बातें बताई, उसी के अकॉर्डिंग राजा को अपना काम करना चाहिए था। लेकिन कहीं कहीं पे राजा ने अपना काम उसी के अकॉर्डिंग पूरी तरह किया, कहीं कहीं पे उन चीज़ों की अवहेलना भी की है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कौटिल्य के सिद्धांतों के अनुसार ही राजा अपना काम चलाते थे या राज्य चलाते थे। इस तरह आज के कल्याणकारी राज्य की तरह कौटिल्यकालीन राज्य को भी विस्तृत कार्य सौंपे गए थे। यहाँ पे बस यही समझाया जा रहा है आपको कि जैसे कि आज कल्याणकारी राज्य का मतलब है, आज के टाइम पर जो सरकार है उसके पास बहुत सारे कार्य हैं। लोगों को शिक्षा भी देनी है, हॉस्पिटल्स का भी उसे मतलब हॉस्पिटल्स की भी व्यवस्था करनी है, खाना पीना, अगर हम यहीं स्पेशली हम भारत की बात करें तो खाना पीना भी सरकार बांटती है ताकि लोग भूखमरी से ना मरें। तो बहुत सारे कार्य हैं सरकार के पास, कल्याणकारी कार्य यही होते हैं। तो आज के जो राज्य है वो एक कल्याणकारी राज्य है, जिसमें सरकार की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है, उसके पास बहुत ज़्यादा कार्य होते हैं। ऐसा नहीं कि सरकार सिर्फ बस लोगों की सुरक्षा पर ध्यान दे, बहुत सारे कार्य हैं। तो उसी तरह कौटिल्यकालीन जो राज्य था, कौटिल्य के टाइम का जो प्राचीन भारत था, उस टाइम पर भी बहुत सारे कार्य राज्य को सौंपे गए थे। दोस्तों, अब हमें यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो अभी आप पूरा एक बार वीडियो देख लो, ताकि आप सारी चीज़ें आप समझ जाओ पहले एक बार, उसके बाद फिर आप थोड़ा थोड़ा देखकर दोबारा से आप कंक्लूड कर सकते हो। बट अभी आपको जितना समझ में आया ठीक है, अब हमें आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर आप समझो, यहाँ पर आपको अभी अशोक के धम्म के राज्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। देखो, ज़्यादा इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना, सिलेबस में तो बहुत ज़्यादा दे दिया था इस चैप्टर में, बट फिर भी जितनी बातें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ जल्द से जल्द। इसको थोड़ा जल्दी ही ख़त्म करेंगे, क्योंकि इसे नेक्स्ट चैप्टर में भी हम अशोक को पढ़ना ही है हमें, तो इसीलिए जल्दी से इसे पढ़ लेते हैं। मैं जल्दी से पहले रीड कर लेता हूँ, फिर आपको काफ़ी बेटर तरीके से समझा पाऊँगा। राज्य और शासन के विषय में अशोक ने धम्म शब्द का प्रयोग किया है।
धर्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है जिसका अर्थ है सार्वभौमिक कानून या धार्मिकता, या यदि कोई विस्तार करना पसंद करता है तो वह कह सकता है समाज में पाई जाने वाली सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था। इस शब्द का एक तरह से अनेक आदेशों में धर्म शब्द का उपयोग करने के तरीकों को देखते हुए बहुत अधिक सामान्य अर्थ हैं। हालांकि अशोक ने इसे व्यापक अर्थ दिया है। अशोक के शिलालेखों में दो प्रकार के शिलालेख शामिल हैं, प्रमुख शिलालेख और लघु शिलालेख, जो इसका वर्णन करते हैं। अब देखो दोस्तों की बात क्या है, देखो धम्म का मतलब थोड़ा सा समझ लो, जो धम्म को पढ़ क्यों रहे हैं ये समझो। अब अशोक कालीन जो राज्य था उसमें भी कई तरीके अपनाए गए थे, वो भी एक प्राचीन भारत का राज्य था, तो उसने भी कई अलग तरीके अपना लिए थे ना धम्म के रूप में, क्योंकि बौद्ध धर्म अपना लिया था अशोक ने, तो कई सारे विचारों को अशोक ने अपनाया और अपने राज्य के शासन में उसने उनको लागू किया। तो इसीलिए हम अशोक के स्पेशली अशोक के धम्म के राज्य को पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत के कॉन्टेक्स्ट में। अब यहाँ पर हमें धम्म को समझना है कि धम्म का मतलब क्या है। देखो धर्म का मतलब आप धर्म कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन धम्म को थोड़ा स्पेशली हमें समझना पड़ेगा, धर्म से भी थोड़ा अलग है ये। धर्म समझ सकते हो लेकिन फिर भी धर्म को थोड़ा अलग से स्पेशली समझना है हमें। अब धर्म का मतलब आप धार्मिकता कह सकते हो या सार्वभौमिक कानून कह सकते हो। सार्वभौमिक कानून मतलब सबके लिए जो कानून था, जो नैतिक भावना थी, जो सही चीज़ें थी, उन्हें हम धर्म के रूप में समझते हैं। ठीक है, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को हम धर्म के रूप में समझते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इस शब्द को आगे हम समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो यहाँ तक ठीक है। अब अशोक का जो धर्म है, इसको अगर हम विस्तार से समझना है तो इस धर्म के बारे में, अशोक की जो शासन प्रणाली रही है उसके बारे में अशोक के शिलालेखों में हमें कई सारी जानकारी मिलती है। अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने शासन प्रणाली के बारे में काफ़ी चीज़ें हमें बताई हैं, तो इसीलिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा इसको भी देखना है। अब एक एक करके हम उसके शिलालेखों को इस वीडियो में नहीं कवर करेंगे और इस वीडियो में वो कवर करना भी नहीं है। इसे बस हम एक समरी के रूप में देख लेंगे कि क्या क्या बातें हैं। प्रमुख शिलालेख और लघु शिलालेख, देखो एक बहुत बड़े एक प्रमुख शिलालेख हैं और एक लघु शिलालेख हैं। संक्षिप्त रूप में से अशोक के राज्य संबंधित सिद्धांत उल्लेखित करते हैं। देखो ये जो शिलालेख हैं वो हमें बताते हैं कि कौन कौन से राज्य से संबंधित सिद्धांत अशोक ने अपनाए थे। प्रमुख चट्टान, कुछ स्तंभ वगैरह भी हैं, तो प्रमुख चट्टान और स्तंभ शिलालेख के अध्ययन के बाद अशोक के राज्य के सिद्धांत के रूप में, जैसा कि उनके धम्म में शामिल है, को राजशाही के उनके दृष्टिकोण में अभिव्यक्त किया जा सकता है। राजशाही परिश्रम और प्रयासों का सिद्धांत, सभी की भलाई का एक सिद्धांत, राजा के बच्चों के रूप में लोगों की कल्पना करने वाला पैतृक सिद्धांत। अब देखो दोस्तों, अब हमें क्या जानकारी मिलती है शिलालेखों स्तंभ लेखों से कि जो अशोक था या जो राजा थे उस समय, अशोकी थे वैसे, तो उन्होंने पैतृक सिद्धांत अपनाया था, मतलब कि जो जनता है उसे अपने बच्चे की तरह माना था। ठीक है, इसके अलावा राजसी परिश्रम, जो राजा है, जो राजकीय अधिकारी हैं, उनके परिश्रम पर बल दिया गया था, और सभी की भलाई, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अशोक के सिद्धांत में सभी की भलाई को अपनाया गया था अशोक के राज्य के सिद्धांत में। ठीक है, यहाँ पर आप जितना मैं समझाता हूँ आप उस पर ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो यही कहते हैं कि सर नोट्स को समझना डिफिकल्ट होता है, बट जब आप समझाते हैं तो समझ में आता है। तो मैं आपसे भी कहूँगा बस समझने पर ध्यान दो। अशोक के धम्म सिद्धांत के अंतर्गत सत्यता, सिधाई, द्वेष से मुक्ति, करुणा, सहनशीलता जैसे गुण से युक्त राजा की अपेक्षा की गई है। अब अशोक के जो सिद्धांत थे राज्य को चलाने के, स्पेशली धम्म सिद्धांत, वो हमें उस समय के राजा की सत्यता, सिधाई, द्वेष से मुक्ति, अशोक के साम्राज्य में ये सारे गुण अपनाए गए थे एक राजा के लिए। उम्मीद की जा रही थी कि एक राजा को ये सारे गुण जरूर अपनाने चाहिए। अशोक के धम्म महामात्र होता है, इसे महामत भी लिख सकते हैं। अशोक धम्म महामात्र नामक अधिकारियों के एक समूह को धार्मिकता के अधिकारियों के रूप में स्थापित करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धम्म के मानदंडों और नियमों को सभी द्वारा लागू किया जाए। अब जो ये धम्म का सिद्धांत था, धम्म के सिद्धांत के अंतर्गत नैतिक भावना बहुत ज़्यादा अपनाई गई थी, और इसको सही रूप देने के लिए अशोक ने कई सारे बड़े अधिकारियों, धम्म महामात्र मतलब बड़े ऊंचे अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जो पूरी व्यवस्था में देखें क्या नियमों को सही से लागू किया जा रहा है या नहीं। अंततः कहा जा सकता है कि अशोक का जो धम्म का सिद्धांत था वो अहिंसा की स्थिति मानता है। ठीक है, अहिंसा की स्थिति मानता है, जिसमें कई आदर्शों और प्रथाओं को शामिल किया गया है।
अशोक के धम्म के सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत में भी महत्वपूर्ण था। सामाजिक कल्याण का एक कार्यक्रम जैसे चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना, अच्छा संचार और अंधविश्वासों पर बेकार खर्च को रोकना। प्राचीन काल में राज्य के संदर्भ वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मनु, कौटिल्य, शुक्र नीति, महाकाव्य काल मतलब जो महाभारत वगैरह लिखी गई थी, रामायण वगैरह, वो जो समय था वो। उपरांत अशोक, मौर्य काल, गुप्त काल और हर्ष के शासनकाल का तक यह कहा जा सकता है कि शासन कला धर्म व नैतिकता से प्रभावित थी। राजा का मुख्य कर्तव्य प्रजा का कल्याण करना था। अभी ये सारी बातें समझाऊंगा, बस जल्दी से एक बार रीड कर लूँ। लेकिन मध्यकाल में आक्रमणकारियों ने भारतीय राज्य के स्वरूप व शासन को शासक के हित के अनुरूप ढालने का प्रयास किया। इनमें से कुछ शासकों ने शरीयत, यहाँ पे शरीयत होगा, शरीयत के अनुसार शासन किया, तो कुछ ने स्वतंत्र तानाशाहों के रूप में शासन किया। अंग्रेजी शासन कला भी सामान्यतः साम्राज्यवादी शासन ही था, जिसके केंद्र में शोषण था। इस प्रकार प्राचीन काल राज्य एवं शासन कला अंग्रेजी शासन कला में पूर्णतः विलुप्त सी हो गई। अब देखो इसे समझो थोड़ा सा, यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं। देखिए दोस्तों, हम अब यही लास्ट में कह सकते हैं कि जो अशोक के टाइम पीरियड का जो राज्य था, उसमें धर्म के जो सिद्धांत वगैरह लागू थे वो एक तरह से अहिंसा के सिद्धांत ही थे। शासन को चलाने में अहिंसा को प्रमुख भूमिका दी गई थी। जो अंधविश्वास वगैरह हैं उनको रोकने का प्रयास किया गया था। चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने पर बल दिया गया था। सामाजिक कल्याण, लोगों की भलाई से संबंधित कई सारे काम करने पर बल दिया गया था। तो यहाँ तक हमने अशोक के धम्म को स्पेशली पढ़ लिया। अब हम एक कंक्लूजन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कंक्लूजन में हम लास्ट में ये देखते हैं कि जो प्राचीन भारत का जो काल था, प्राचीन टाइम पीरियड, जिसमें हम स्पेशली वैदिक काल को लेते हैं, उत्तर वैदिक काल को लेते हैं, मनु, कौटिल्य, शुक्र भी एक विद्वान रहे, उनके काल को लेते हैं, तो ये काफ़ी पुराना टाइम पीरियड था। इसी में हम देखते हैं अशोक का साम्राज्य यानी कि मौर्य काल वगैरह आता है, गुप्त काल, हर्ष का साम्राज्य पता है कब था? लगभग ये 500 ईसा पूर्व के आसपास या 700, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लगभग 500 आप अभी समझ लो, अंदाजे के लिए एक अंदाज़ा लो, परफेक्ट नहीं। जो 500 ईस्वी है ना, उस समय हर्षवर्धन वगैरह का साम्राज्य था, आज से लगभग 1500 वर्ष पहले। तो उसके बाद हम नहीं देख रहे, हम बस हर्ष तक ही देख रहे हैं। आज से लगभग 1500 साल पहले तक ही हम देख रहे हैं बात। 1500 के बाद तो फिर मध्यकाल वगैरह शुरू हो जाता है। आज से 1500 साल पहले का मतलब 500 ईस्वी। कंफ्यूज मत होइए, कोई नहीं, अब मैं फिर समरी कर देता हूँ इसकी। देखो, कहने का मतलब है कि जो वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल था, जो मौर्य काल, गुप्त काल और हर्ष का जो साम्राज्य था, हर्ष का जो शासन काल था, यहीं तक हम प्राचीन भारत के काल को देखते हैं, प्राचीन काल को देखते हैं। और इस टाइम पीरियड तक धर्म व नैतिकता से प्रभावित था। जो राज्य का जो सिद्धांत था, मतलब राज्य को चलाने का जो मेन सिद्धांत था वो धर्म व नैतिकता थी। मतलब ये हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं शासन कला को, तो शासन कला हम प्राचीन काल में समरी में लास्ट में देखें तो हमें यही देखने को मिलता है कि राज्य को धर्म व नैतिकता से बांधा गया था। धर्म व नैतिकता के दायरे में रहकर ही एक राजा अपना शासन चला सकता था, और राजा को बहुत ज़्यादा कई तरह के कर्तव्यों से बांधा गया था। हालांकि राजा के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन एक कर्तव्य के रूप में राजा को धर्म से बांधा गया था। ठीक है, प्रजा का कल्याण करना था राजा को। राजा का कर्तव्य था कि वो प्रजा की सुरक्षा करे। तो ये था प्राचीन काल में भारत का शासन कला, कि इस तरह से भारत में प्राचीन काल में शासन चलाया जाता था। इसके बाद हम देखते हैं जो 7वीं शताब्दी के बाद हम क्या देखते हैं, 7वीं शताब्दी के हम बात देखते हैं कि जो इस्लामिक जो आक्रमणकारी हैं, भारत के ऊपर आक्रमण करते हैं, तो कई सारे जो आक्रमणकारी हैं मध्यकाल में आते हैं, जो पश्चिमी भारत है वहाँ से भारत के ऊपर कई सारे आक्रमण होते हैं। तो आक्रमणकारी आते हैं भारत में, फिर वो अपना शासन स्थापित करते हैं, जैसे कि फिर सल्तनत कालीन टाइम पीरियड आ जाता है। तो इस समय तक जो भारत का जो प्राचीन काल का जो राज्य था, वो स्वरूप वो खत्म हो जाता है। प्राचीन भारत का जो राज्य का जो सिद्धांत था, शासन कला थी, वो खत्म हो जाती है। फिर ये मध्यकाल जब शुरू होता है तो इसमें अलग अलग तरीके से शासन चलाया जाता है। स्पेशली जो राजा होता है, जो शासक होता है, वो सारी शक्ति अपने हाथ में ही ले लेता है, और राजा जो कुछ कहता है वही लागू किया जाता है। और कई सारे शासक आते हैं, वो शरीयत जो मुस्लिम कानून है उसको लागू करके शासन चलाने का प्रयत्न भी करते हैं, और कुछ स्वतंत्र रूप से शासन चलाते हैं। इसके बाद फिर अंग्रेज आ जाते हैं, और अंग्रेजी शासन कला भी कैसी थी उस समय, वो साम्राज्यवादी शासन था, उसमें भी लोगों का शोषण होता था। तो इस तरह हमने देखा कि
जो अंग्रेजी शासन कला है, अंग्रेजी शासन कला के आते ही फिर जो प्राचीन भारत का जो शासन कला रहा था वो पूरी तरह फिर खत्म ही हो जाता है। मध्यकाल में खत्म होता है, बट जब अंग्रेजी शासन स्थापित होता है भारत में, तो प्राचीन भारत की जो शासन कला थी फिर वो पूरी तरह विलुप्त हो जाती है। जो धर्म का जो सिद्धांत था कि धर्म एक कर्तव्य के रूप में राजा बना रहता है, ये सारी चीज़ें विलुप्त हो जाती हैं। तो ये था प्राचीन भारत में शासन कला, और इसको हमने काफ़ी डिटेल में कवर कर लिया। जितनी भी चीज़ें इन्हें आप अच्छे से समझें, जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, एक बार अगर आप थोड़ा-थोड़ा करके वीडियो को देखेंगे, खुद से समझेंगे, कुछ मतलब खुद से समझने का मतलब अपने माइंड में थोड़ा-सा याद रिकैप करने की कोशिश करेंगे, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। सारी ही बातें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं इस वीडियो में, कोई कंक्लूज़न भी नहीं देना चाहिए। अब यहाँ तक हमने सब कुछ ही समझ लिया है। तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के तहत आपका जो यूनिट 1 थी आपके चैप्टर की, वो पूरी तरह खत्म होती है। आपका जो चैप्टर है ये प्राचीन भारत में शासन कला का, ये पूरी तरह खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। और प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर बताएँ। थैंक यू।